अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि जब भी आपको बुलाया जाता है तो वेरी शॉर्ट नोटिस आप सब तशरीफ़ ले आते हैं। आज की कुछ बहुत अहम किस्म की डिसीजंस थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। एक तो सबसे पहले तो आपको ओवरऑल सिचुएशन मैं पंजाब की बता दूं कि क्या है। आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस हमारे सामने आए हैं वो 69,536 हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो लाहौर में है जो 34,708। उसके बाद जो बड़ी तादाद है वो रावलपिंडी के 5,554, और फिर इसी तरीके से फैसलाबाद की 4,606 है, फिर मुल्तान की 4,337, और फिर गुजरांवाला 2,461, और सियालकोट 1,839 एंड गुजरात 1,836। ये ओवरऑल जो बड़े शहर हैं उनके अंदर देखा गया है कि वबा जो है वो ज़्यादा फैली है, और जो कंपैरेटिवली छोटे शहर हैं उनमें तादाद मरीज़ों की कम रही है। आज के दिन के जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं वो 1,228 है। टोटल नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ पिछले 24 घंटे के अंदर 21 है, 21। रिकवरीज़ जो हैं तकरीबन अब हमारी 20,000 के करीब हो गई हैं, और टोटल जो टेस्ट किए गए हैं पंजाब के अंदर वो 4,45,339 हैं। एक आपको पता है मुसलसल शोर मचता है कि जी बेड नहीं मिल रहा और बेड्स खाली नहीं है। तो आपको पता है कि हम एक तो अपने वेबसाइट पे भी डालते हैं, लेकिन आज के दिन में आपको मैं बताऊं कि लाहौर क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एपी सेंटर है, इस वक्त लाहौर के अंदर हमारे पास टोटल मरीज़ जो हैं इस वक्त दाखिल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में वो 738 है, और इन 738 में से पब्लिक सेक्टर के अंदर 439 है, 439 हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 299। और इस वक्त हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 250 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी ये जहाँ प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने वाली जो यूनिट्स होती हैं वो हैं, और 60 वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे खाली हैं या वेकेंट हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े तो दे आर अवेलेबल। ये ओवरऑल सिचुएशन इसी तरीके से बाकी भी पूरे पंजाब की हमारे पास जो अवेलेबल सिचुएशन है वो इसी तरह है कि कोई तकरीबन 30% to 35% बेड्स आर अवेलेबल। आपको पता है कि पिछले दिनों में जब वबा की तादाद मरीज़ों की बहुत बढ़ गई थी, 11 जून को हमारे पास कोई तकरीबन 1118 मरीज़ थे। 11 जून को कोई तकरीबन 1118 मरीज़ थे लाहौर के अंदर सिर्फ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर लोग घर गए हैं, और अब हमारी 738 हैं। हमने उसके बावजूद हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आपने कैपेसिटी बढ़ानी है। पिछले 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिजेंसी प्लान लाहौर के लिए नोटिफाई हुआ था। उसमें नंबर ऑफ़ HDU बेड्स यानी हाई डिपेंडेंसी बेड्स का हमें इंक्रीज़ करना था। लाहौर के अंदर सिर्फ 671 से बढ़ा के 1228 पे हमने कर दिए, और नंबर ऑफ़ ICU जो हैं वो भी इंक्रीज़ करके 187 से 205 पे हम ले गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान, वहाँ पिछले दिनों मसले बढ़ गए थे। वजह ये थे कि वहाँ कंपैरेटिवली वेंटिलेटर्स की कुछ कमी थी। तो हमने अब इंश्योर किया निश्तर अस्पताल में नंबर ऑफ़ कोरोना डेडिकेटेड बेड्स इंक्रीज़ करके 144 से 202 पे हैं। HDUs जो हैं वो 16 से 32 पे चले गए हैं, और वेंटिलेटर्स जो हैं वो 16 से 26 पे ये इंक्रीज़ किया गया है। और इसके अलावा हमने एक और काम किया था। तैयब अर्दुगान अस्पताल के अंदर हमारे पास 32 वेंटिलेटर्स थे। वो तकरीबन 20 वेंटिलेटर्स चला रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, तो वहाँ से 10 वेंटिलेटर और इन वेंटिलेटर्स के अलावा हमने मुल्तान में शिफ्ट कर दिए हैं ताकि मुल्तान के लोगों को ये सहूलत मिले। BBH रावलपिंडी में ऑक्सीजन बेड इंक्रीज़ कर दिए हमने 147 से 347, क्योंकि आपको पता है लाहौर के बाद अगर सबसे बड़ा एपी सेंटर हमारा है तो वो रावलपिंडी का है,
اور جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی تھی اس میں آکسیجن بیڈز 80 سے بڑھا کے 260 پہ لے گئے ہیں. اوور آل نمبر آف وینٹیلیٹرز پنجاب میں other than لاہور have been increased from 214 to 268 اور ایچ ڈی یوز جو ہیں وہ 471 سے بڑھا کے 707 تک لے گئے. ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ 44 سے بڑھا کے 64 پہ لے گئے. اس کے علاوہ 66 اسٹیٹک وینٹیلیٹرز provided by NDMA have been provided to Mayo Hospital, لاہور, نشتر ہسپتال ملتان, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راولپنڈی, سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اور PKLI. 34 پورٹیبل وینٹیلیٹرز, 10 ایکس رے مشینز اور 96 بائی پیپ مشین بھی NDMA نے پرووائڈ کی ہیں جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں میں بانٹی ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں 3 PCR مشینز ڈونیٹ کی تھیں. وہ PCR مشین ایک جناح ہسپتال کو دی گئی, ایک قائد اعظم کالج بھاولپور کو دی گئی, ایک شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان کو دی گئی تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر والے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کی ہے انہوں نے پچھلے دنوں. دے ہیو انکریز دا نمبر آف BSL 3 لیبس, اور اب جو اگلی اسائنمنٹ ہے سیالکوٹ, سرگودا اور رحیم یار خان میں BSL لیبس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز. آپ کو جب RNA آپ کو ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے مینولی تو کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو اب ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز بھی لے لیے جو جب اٹیچ ہوئیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی 1500 سے لے کے 1600 ٹیسٹ پر ڈے سے بڑھا دیں گے. یہ اوور آل جو ہم اس وقت COVID-19 کے سلسلے کے اندر جو سہولتیں اس وقت عوام کو دے رہے ہیں, جس میں ٹیسٹوں کی بھی سہولت ہے, روزمرہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر روزانہ کے ہم تقریباً 10,000 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں, ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریباً 5,000 لگتا خرچہ, لیکن حکومت کانٹیکٹ ٹریسنگ جن لوگوں کے سسپیکٹڈ ہیں ان سب کی اس وقت ٹیسٹ جو ہے حکومت فری آف کاسٹ کر رہی ہے. جو بہت اہم چیز ہے, آپ کو پتہ ہے آج سے 1 ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کیے. مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی پچھلے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے. اور جو خراب علاقے جن علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض ان میں ہم نے اگلے فور 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے, ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ, فیصل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, DHA, گلشن راوی اور وارڈ سٹی. یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز آپ دیکھیں نا, جب ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں. 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی, سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ SOPs کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے. اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان مارکیٹس کا, تو میں ایک بات بتاؤں کہ جی ہم لوگوں نے مارکیٹس, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ کھولنے اور آپ کی ریٹیل شاپس کھولنی بہت ضروری تھی تاکہ ہم اپنا آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے. اور لوگ, آج میں صبح اخبار پڑھ رہی تھی اور کراچی کے ایک انسان تھا جس نے اپنی یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلے گھر سے باہر, بزرگ تھے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے, تو انہوں نے آگے سے فرمایا
کہ وائرس سے مرنا قبول ہے، بھوک سے نہیں ہم مر سکتے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو بندہ گراس روٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روکیں۔ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیے ہیں، یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہاسپٹلس میں ان کا اب مقصد یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا ہماری اپوزیشن کے لوگ بہت ڈفرینٹ نام دیتے ہیں، کبھی ہینڈسم کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہیو وی اکمپلش سم تھنگ فرام اٹ؟ لیٹ می ٹیل یو، یس تھنگس ہیو امپرووڈ، حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے، اور ہر چیز کی جس طرح انالیسس کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو مرضی کہیں آن گراؤنڈ اٹ از اے کنٹرول سچویشن۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ موجود ہے، دوائیاں موجود ہیں، اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس میں، ایکٹیمرا انجیکشن جس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 1,02,000 ہے، وہ اپنے ہر مریض کے لیے جس کو یہ ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل کی ہوئی ہے۔ وی ہیو میڈ اٹ اویلیبل، 1000 ڈوزز ور میڈ اویلیبل، آلدو اٹس اے ٹرائل ڈرگ، اس کے باوجود ہم نے اس کو اویلیبل کیا۔ جو بہت اہم چیز ہے وہ مارکیٹس کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مارکیٹس کے اندر SOPs بالکل پریکٹس نہیں ہوئی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے 2-3 انسیڈنسز لائے ہوئے۔ دیکھیں، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن لوگوں کی بھی تو اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ جتنے دکاندار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کی واقف کاری ہے۔ اگر کوئی دکان SOPs نہیں پریکٹس کر رہی تو آپ کو خود اس کو سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر SOPs پریکٹس ہو رہے ہوں، تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان سارے لاک ڈاؤن، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایریاز کچھ بند کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکے۔ اور اگر کسی مارکیٹ میں لیٹ سے کہ جی 20 دکانیں ہیں اور 10 SOPs پریکٹس نہیں کر رہے، تو وہ تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 10 بند کریں، ہم پھر ساری کی ساری مارکیٹ بند کر دیں گے، اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا۔ اس لیے میں ہر دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور وبا کے پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ انشور کریں کہ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی SOPs پریکٹس کریں، خاص طور پہ جن ایریاز کے اندر جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ SOPs کی وائلیشنز انہی جگہوں پہ ہوتی ہے۔ جہاں تک ماسک پہننے کی بات ہے، ہم نے ماسک پہننے کی، لوگوں نے کہا کہ جی ماسک، ہم نے کہا کہ آپ ناک اور منہ کو کور کریں، آپ کپڑے کے ساتھ کور کریں، آپ اپنے مفلر کے ساتھ کور کر لیں، آپ اس کو نقاب کے ساتھ کور کر لیں، پر ناک اور منہ کو کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں، تو آپ کے منہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ وائرس ہوتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وائرس تو کسی سے بھی، تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پروٹیکٹیو میکنزم۔ تو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو علاقے جو ہیں اگلے اس پورے ہفتے کے لیے، کیونکہ یہ 2 ہفتے کا عرصہ تھا، اس پورے ہفتے کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے گلبرگ کمپلیٹ، ماڈل ٹاؤن کمپلیٹ، فیصل ٹاؤن کمپلیٹ، گارڈن ٹاؤن کمپلیٹ، DHA، گلشن راوی اور وارلڈ سٹی، یہ علاقوں کو مکمل طور پہ اسی لیے بند کیا جا رہا ہے کہ یہاں پچھلے دنوں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ آج رات 12 بجے کے بعد ہوگی، رات 12 بجے کے بعد، تبھی آج میں نے اس وقت کیا پریس کانفرنس تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ کل سے یہ علاقے جو ہیں یہ بند ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر ہر قسم کی احتیاطی تدابیریں اختیار کر لینی چاہیے۔ جی جی، میں نے آپ کو بتایا کہ جی رات 12 بجے کے، ہاں جی،
کیا وہاں کی دکانیں کھلی رہیں گی یا بند رہیں گی؟ اگر بند رکھیں گے تو ان کو ضروریات زندگی کی اشیاء کون پہنچائے گا؟ ٹائیگر فورس پہنچ جائے گی؟ وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جی سب سے جی جی لوگوں کو قید کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی جو ہم نے کیا تھا، ہم نے دکانیں جو روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں، دودھ دہی کی دکان، آپ کے تندور، آپ کی بیکریز، آپ کی دوائیوں کی دکانیں، وہ پہلے بھی نہیں بند کی گئی تھی، اور اب بھی ہم اس لیے نہیں بند کر رہیں گے کہ یہ روزمرہ کے جو کام ہیں، جو آپ کا فوڈ سپلائی ہے اس کی مارکیٹس اور منڈیاں بھی کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اسی لیے روکا نہیں گیا کہ فوڈ سپلائی کی جو چین ہے وہ مسلسل جو ہے وہ قائم رہے. دوائیوں کا جہاں تک تعلق ہے، وی ہیو انشورنگ کہ جی ہر جگہ جہاں پابندی لگائی جائے گی یہ سب دکانیں کھلی رہیں گی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی روزمرہ کی چیزیں وہاں سے لے سکیں. جی بتائیے. بلال سے بات کر کے پھر آپ سے کر لیتی ہوں. ایک سیکنڈ. جو علاقے تھے وہ سیل کیے، اب پھر ہم 2 ہفتوں کے بعد آگے ہیں کمپلیٹ. ہم نے 7 جو علاقے ہیں جو میجر ہیں لاہور کے پوش ایریاز ہیں، اب ہم ان کو سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے اسمال لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ دانی صاحب بیٹھے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑا ویک جو وہاں پہ آمد برآمد تھا وہ کروایا گیا. لوگوں کی آمد و رفت تھی، میں نے خود وزٹ کیا، بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، پولیس والوں کی جن کی ڈیوٹیاں تھی وہ کہیں اور جا کے بیٹھ کے مطلب چائے وغیرہ پی رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ان علاقوں میں بڑھ چکی ہے، آمد و رفت تو الٹیمیٹلی رہے گی. تو بجائے یہ کہ ہم تقریباً 2-3 ماہ کے بعد جا کے ہمیں پورا لاہور لاک ڈاؤن یا سخت اس میں اس کی طرف جانا پڑے لاک ڈاؤن کی طرف، تو ہم پہلے کیوں نہیں ابھی 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر کے پھر اگلے 2 ہفتوں کا سافٹ لاک ڈاؤن کر کے ہم اس وبا سے جان چھڑوا لیں. دیکھیے بلال صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بیٹا، یہ سارے جو ہم فگرز آپ کے سامنے، پہلے میں نے جب فگرز کوٹ کی ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلے بھی تعداد جو مریضوں کی وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور جو فگرز ہیں ان میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے. کچھ یہ ہفتے کا جو ہم نے سختی کی ہے، آپ جو مرضی کہیں، چھوٹی کی بڑی سختی پر، اس سے ضرور وبا کے پھیلاؤ میں اس کا اصل اثر جو ہے یہ ہم 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے. اور اس 1 ہفتے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس 1 ہفتے کو اگر ہم اچھی طریقے سے لوگ اپنے SOPs پریکٹس کر لیں، اور جن علاقوں کو ہم نے بند کر رہے ہیں وہ اسی طرح بند رہیں، ہفتے کے بعد جب یہ کھلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ مریض جو ہمارے اس وقت ہسپتال میں ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ وبا کہیں جا نہیں رہی ہے، میں یہ بتا رہی ہوں، جب جا تو نہیں رہی، لیکن ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے، تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لیے. معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ، بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ایکٹ ہے، بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے، اور جہاں تک SOPs کا تعلق ہے، دیکھیں یہ ایک ایسی مشکل مرحلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں. جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عوام کے اوپر بھی تو یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہے تو کچھ عرصے کے لیے، ہفتے کی بات ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وبا کی جو اسپریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگا. کم ہونے کی وجہ سے تھنگز ول امپروو. جی جی آپ بتائیے. جو بھی SOPs بنتے ہیں یا علاقے بند ہونے ہوتے ہیں، کھلنے ہوتے ہیں، وہ محکمہ صحت کی اجازت سے کھلتے ہیں، SOPs وہ بناتے ہیں. ابھی یہ لاک ڈاؤن آپ کرنے جا رہے ہیں 7 علاقوں کو، ساتھ ہی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بچوں کے اسکول بھی کھلے جا رہے ہیں. حالانکہ جو جون میں بچوں کے اسکول بند ہوتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے، تو جب کھلنے تھے کھولا نہیں گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کھولے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے اتنی حوث میں اور اتنی گرمی میں شدید، اور اوپر سے خطرہ ہوگا کورونا کا بھی، تو یہ چھٹیوں کے 3 مہینے ہیں، تو اس میں یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ آپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ یہ ابھی حکومت کچھ کہتی ہے کہ اسی وجہ سے اعتماد اٹھتا جاتا ہے اور پھر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی کنفیوز سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پر یہ کنفیوز سٹیٹمنٹس بالکل نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، یہ
वबा जो है इसके साथ बाकी दुनिया भी अब ज़िंदा रहना सीख रही है, और कोई ये हमारा मुल्क नहीं है जो ये अपनी ये इंस्टीट्यूशंस खोलने लगा। दुनिया के वो मुल्क जहाँ 50-50 हज़ार लोग इंतकाल कर गए, आपके सामने फ्रांस का एग्ज़ाम्पल है, आपके सामने स्पेन का एग्ज़ाम्पल है। हमारे पे तो अल्लाह की ख़ास अनायत है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे फर्टिलिटी रेट अभी भी कंपैरेटिवली इज़ लेस देन व्हाट यू सी इन द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मईशत की वजह से और बिकॉज आप एक हद तक ही एक लॉकडाउन मेंटेन कर सकते, थिंग्स आर स्टार्टेड ओपनिंग अप, स्कूल्स खुल गए हैं। अभी मैं उसमें देख रही थी कि फ्रांस के अंदर दे ओपनिंग अप, अपने स्कूल्स भी इंस्टीट्यूशंस भी खोल रहे हैं, इसी तरह स्पेन के अंदर, और वहाँ ये नहीं है कि वबा ख़त्म हो गई है। जी नहीं, आप सही देखिए, इस पे बातचीत देखिए इम्पोर्टेंट ये है। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला खड़ा हुआ है कि बार बार लोगों के फ़ोन आते हैं। एक कुछ बच्चे जो हमारे डॉक्टर जिन्होंने बनना था, उनकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हमने पोस्टपोन कर दिया। अब मकसद ये है कि वो डॉक्टर बन नहीं सकते जब तक वो इम्तहान ना दें, पास ना हो। अभी हमें कोई ना कोई SOPs के तहत 6 महीने तो ऑलरेडी उनके ज़ाया हो चुके हैं। अब कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से तो SOPs मुसलसल अपना उस्मान साहब जो हैं, ही इज़ वर्किंग इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनके साथ बाकायदा SOPs, तो कोई भी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हर चीज़ के ऊपर हो रहा है, और सलाह मशवरे करके लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे। वरना तो देखें ना, हमारा ये मुसलसल तो आप किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पे बंद तो कर नहीं सकते। जी पहले इनसे बात कर लें, फिर आपसे कर लेते हैं। जी उसमें कहीं भी स्मार्ट लॉकडाउन नजर नहीं आता, आपको प्रिजर्व कर दीजिए ना, वहाँ पे सिर्फ 3 पुलिस सरकार नजर आते हैं, किसी भी नाते स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, और वो भी पोश एरिया में। और जिन गरीब एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, वहाँ पे जो गरीब है उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। और मेरा आखिरी सवाल के 2 सवाल मिक्स कर दिए। आखिरी सवाल, आवाम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रूमर है जो आवाम कर रहे हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है कोरोना का मरीज, वो वापस नहीं, इस बारे में मेरा ख्याल है बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अस्पतालों पे। आपका ख्याल, एक सेकंड, 1 मिनट, लोगों की बात और आपकी बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो रिकवर हो के पेशेंट अस्पतालों से घर जा रहे हैं, वो किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं। इसी हवाले से कल मेरे ख्याल में केस भी लगा था, इसी हवाले से जी इसी हवाले से केस भी लगा हुआ था। अच्छा, मैं आपको देखिए, एक सिंपल बात है, अगर किसी का खुदा ना, इसमें हमने कोई डेथ आपसे छुपाई तो नहीं है। अगर एक अस्पताल में किसी मरीज़ की डेथ हो जाए, उसकी फैमिली के लिए तो क़यामत आ जाती है। वो सोचते हैं कि सारे, आप बताइए कि मेयो अस्पताल ने पिछले इस 3-4 महीने को मोर देन 4000 पेशेंट्स हैव बीन एडमिटेड देयर, और लोग रिकवर करके घर जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे क्लिप्स हैं जहां आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्होंने तारीफ़ की कि हमारा बहुत ख्याल रखा गया, हम सेहतयाब हो के। आई हैव सीन दोज पेशेंट्स जो वेंट पे गए और वेंटिलेटर से रिकवर किए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात करने से पहले आप एविडेंस सारा ले लें। आप जब कहेंगे हम आपको एविडेंस दे देंगे। देखें जी, आपको 1 सेकंड, आपको सारा एविडेंस हर हॉस्पिटल से दे देंगे। आप जाइए, वो बताएंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो दाखिल हुए, उनमें से रिकवर कितने हुए, और रिकवरी के बाद उनमें डेथ्स कितनी हुई, हमें आपके साथ बिल्कुल शेयर करने को तैयार। जी अच्छा मैडम, ये राइट साइड पे भी काइंडली क्वेश्चन, पहले मैं आंसर करके फिर आप। जी इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अस्पतालों के जो सरबराहान हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने तारीफी असनाद भी दी, बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर्स को। मगर इसमें एक सवाल है कि लाखों की तादाद में हेपेटाइटिस के, एड्स के, शुगर के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर PIC के अंदर ऐसे मरीज़ जो रजिस्टर्ड हैं, उनको 1 माह बाद अद्वियात दी जाती हैं। टेली मेडिसिन इन्होंने शुरू की, मेडिसिन किसी को भी नहीं घरों में दी जा रही, मरीज़ वहाँ पे मर रहे हैं। हेपेटाइटिस की लैब, एड्स की लैब को PCR कोरोना के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी क्लिनिक हैं PCR के लिए, हेपेटाइटिस के और एड्स के, उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे, और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जिन मरीजों के टेस्ट होंगे प्राइवेट लैब के टेस्ट करवा के लेके आए, आपको फिर मेडिसिन दी जाएगी। गरीब मरीज जो 2500 रुपए का टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या आपने सोचा है? मरीजों को जिनको अद्वियात नहीं दी जा रही, चाहे वो PIC के हैं या हेपेटाइटिस के या एड्स। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, PIC का जहाँ तक ताल्लुक था,
शुरू में ही, ताकि क्योंकि आपको पता है कि रोज़मर्रा कोई 2 से 2.5 हज़ार मरीज़ वहाँ आते थे अपनी दवाई लेने के लिए, उनकी इकट्ठ होता था, उसके ऊपर ऑलरेडी उनको बाय पोस्ट, ये आप देखिए एक बात सुनिए, बाय पोस्ट आपका ख्याल अगर 1000 मरीज़ को रोज़ाना दवाई नहीं मिल रही तो वो खामोश घर बैठेंगे? अगर किसी 1 या 2 पेशेंट्स की कोई मेडिसिन मिस हो गई है, मेरे पास खुद पर्सनली शिकायत आते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिमूव इट, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेडिसिन दी जा रही हैं, सब टेस्ट हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड ये कोई पाकिस्तान में हम अलहदा नहीं इस तरह डील कर रहे, सारी दुनिया के अंदर जब कोविड की पेंडेमिक आई तो बाकी तरह से आप कंसंट्रेट इस पे कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट हेपेटाइटिस के भी हो रहे हैं, HIV के भी टेस्ट हो रहे हैं, इस वक्त वैक्सीनेशन का काम भी हो रहा है, पोलियो की वैक्सीनेशन भी हमने दी। तो ये कहना कि बाकी काम नहीं हो रहे, आई एश्योर यू आउटडोर में लोग खुद परेशान होकर नहीं आते, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए नहीं आते। हमारे पास आउटडोर में इस वक्त गंगाराम का आउटडोर चल रहा है, आप जाके देख लीजिए अगर चल रहा है या नहीं चल रहा। पेशेंट्स जिनकी डिलीवरीज होनी है वो अस्पतालों में आ रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग अ लेवल पे, इनसे पूछ लो जी, पहले अवैस सबसे पहले। हाँ जी, देखिए ये सारे इलाके जो हैं इनको तो मुकम्मल तौर पे मतलब सब रोका जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये है कि बाकी इलाकों की जो दुकानें वकानें, जिस तरह शालमी देखें आप, यहाँ अगर SOPs नहीं प्रैक्टिस हुए, अनारकली में नहीं हुए, यू हैव टू देन लुक एट इट कि इसको किस तरह हमने डील करना है। और मेरा ख्याल है इस पर सारी लोगों को हमारे साथ, बल्कि मैं तो मीडिया बरादरी को कहूँगी कि इस वक्त हम जिस मरहले से गुजर रहे हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, कुछ मरीज़ों की तादाद में कमी आई है। हमें थोड़ी सी मेहनत करके सबको, बजाय तनकीद करने के, मेरा ख्याल है इस वक्त आप वो कहेंगे कि वो अस्पतालों सड़कों के ऊपर मरीज़ मर रहे, खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के लिए बेड्स भी थी, वेंटिलेटर्स भी थे। और मैं आपको बता रही हूँ, कल ही की बात है, कोई मुझसे जिक्र कर रहा था कि 25 दिन के बाद एक मरीज़ रिकवर करके वेंटिलेटर के ऊपर रह के PKLI से जब वो घर गए, तो अगर आप हिसाब लगाएं, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होते तो उनका कम से कम 25 से 30 लाख बन जाता बिल, लेकिन वहाँ फ्री ट्रीटमेंट, सब कुछ उनको फ्री मिला। तो हुकूमत बहुत एफर्ट कर रही है, जो अच्छी बात है। उनके लिए तो कोई बंदा कह ही दिया करेंगे जी। भाई इनको माइक्रोफोन दीजिए। हाँ जी मैडम जी, बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बताया कि 30,000 से ज़्यादा पंजाब में ही लोग सेहतयाब होकर घरों में गए हैं, टीके बांटी गए हैं। ये जो 30,000 लोग सेहतयाब होकर घरों में गए हैं, कहा जा रहा है कि अगर ये 20,000 जो वो भी बहुत बड़ी तादाद है। अगर ये प्लाज्मा दें और ये प्लाज्मा उन लोगों को लगाया जाए जो भी वेंटिलेटर पे नहीं गए, उनको बचाया जा सकता है, तो क्या आपकी सरबराही में माशाल्लाह यहाँ पर सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत मेहनत कर रही है, क्या हुकूमत पंजाब सेहतमंद होने वाले कोरोना मरीजों से प्लाज्मा लेने के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का इरादा आप रखते हैं? और इस सिलसिले में अगर कोई गरीब शख्स जो कोरोना से सेहतयाब हुआ है, अगर उसकी आप माली मदद कर दें ताकि वो खुशी से अपना प्लाज्मा डोनेट करें और आप उससे दवाइयों की जगह वो खर्चा उसको दे दें, तो प्लाज्मा बैंक बना के आप मजीद कोरोना के मरीजों को सेहतयाब करने का। अमीन साहब, आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है और मेरा ख्याल है सारे लोगों को भी इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। नंबर 1, आप अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि आपने कोविड से रिकवर किया और सेहतयाब होकर आप घर गए। उसके बाद ये खिदमत खल्क है कि आप इसको सदका जारिया समझ के अपना प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके बाज़ार में प्लाज्मा 5-5 लाख पे बेचा है। इस पर अब सख्त किस्म की पाबंदी लगी हुई है। किसी किस्म की हमें इंफॉर्मेशन आई, सख्त किस्म का इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। प्लाज्मा बैंक हमने ऑलरेडी PKLI में भी बनाया हुआ है, हमने प्लाज्मा बैंक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी बनाया हुआ है। लोगों को हम आपकी वसादत से सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने देना है, सबसे बड़ी बात है प्लाज्मा थेरेपी जो है, कन्वलेशन प्लाज्मा थेरेपी, वो भी अभी एक्सपेरिमेंटल है। वी आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट। जिस तरह हम एक्टेमरा पे कर रहे हैं, रेमडेसिविर पे कर रहे हैं, ये जब ड्रग्स आती हैं वो सब हम इस्तेमाल करके उसी तरह ट्रायल्स कर रहे हैं जैसी बाकी दुनिया में हो रही है। और इसी तरह
हर चीज़ जो है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के भी इसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्रॉस रिएक्शंस होते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई एश्योर यू, ये बात तो हमें कहनी भी नहीं चाहिए, अगर एक गरीब मरीज़ का अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज हुआ है और अगर उसको 1,02,000 का टीका भी मुफ्त लगा है और हर किस्म की दवाई उसको मिली है, तो वो मेरा ख्याल है अगर वो आके डोनेट करे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और जी आप जी बताइएगा कि टेस्टिंग के हवाले से कुछ मसाइल आ रहे हैं टेस्टिंग के हवाले से जी। कि जब गवर्नमेंट की लैब से टेस्ट कराया जाता है तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से करवाएं तो नेगेटिव आता है। कल क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अपना टेस्ट करवाया तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया कि हु इज रिलायबल। देखिए जी, सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो हम टेस्ट करते हैं इसके अंदर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के 30% से 40% चांसेस हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जो किट्स इस्तेमाल हो रही हैं इनके अंदर देयर इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ 65 to 70%। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। आप समझिए अगर किसी का पॉजिटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव ही समझे, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव कोई और दे दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। हम जब सस्पेक्टेड कोविड के साथ काम करते हैं तो कई दफ़ा एक मरीज़ आता है जिसको खांसी भी है, उसको तकलीफ़ भी है, सांस की भी तकलीफ़ है, एक्सरे उतारते हैं उस पर नमोनिया भी नज़र आता है, सीटी स्कैन पे भी फाइंडिंग्स आती है, कोविड उसका मुसलसल नेगेटिव आ रहा होता है। वी ट्रीट देम एज कोविड पेशेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर अदर सिम्टम्स, देयर आर अदर टेस्ट जो हमें कहते हैं कि नहीं इसको आपने कोविड के तौर पे, तभी उनको सस्पेक्टेड कोविड कह के उनकी ट्रीटमेंट इस तरह होती है। इसलिए फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं, फॉल्स नेगेटिव आने के ज़्यादा हैं। तो अगर किसी का फॉल्स पॉजिटिव आया है, देखिए मकसद ये है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग बहुत बड़ी तादाद में, उनको सिर्फ एहतियात करनी चाहिए ताकि और किसी को उनसे ये तकलीफ़ ना लगे। आखिरी कुछ सवाल जी। कहा जा रहा है कि उसकी प्राइस के अंदर जो है वो 3 गुना इजाफा हो गया है। जो महकमा सेहत है इसने दफ़ा 144 तो लगा दी थी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, लेकिन जो प्राइसेस हैं उनको भी कंट्रोल करना है। और दूसरा मेरा सवाल है कि जो ज़रदाद गुल हैं उनने हम सारों को डरा दिया एकदम से कि कोई 19 पॉइंट है जो अब तक हमारे तक पहुँचे नहीं है, तो वो ज़रा उनके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। दोबारा कहिए। ज़रदाद गुल ने कहा है कि जी कोविड-19 के कोई 19 पॉइंट्स हैं जो अब तक शायद हमारे तक नहीं पहुँचे, तो वो मैडम हमारे तक ज़रा पहुँचा दें। देखिए बेटा, बात असल में है अपना हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पर ऑक्सीजन की ख़ास तौर पे भी ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो हमने इन्होंने ये सोचा है कि हमें डिपेंड किसी पर नहीं करना चाहिए ऑक्सीजन का। वी माइट बी पुटिंग अप प्रोजेक्ट के जी हम कोई प्लांट लगा दें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वजह यह है कि देयर इज़ इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री विच कैन बी यूज्ड, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करें, और इस वक्त स्ट्रीमलाइंड है। अब देखें इतने मरीज़ जो हैं जो जाते हैं अस्पताल के अंदर, अब लोगों ने एहतियातन सिलेंडर ख़रीद के घर में रख लिए हैं, उठा के बाज़ारों से सिलेंडर लेके। आपको पता है हम बतौर कौम जो हैं अल्लाह पे कम और बाकी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह ताला ने जब खुदा न खास्ता तकलीफ़ आई, आप जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चले गए हैं और घर में रख लिया, शायद वो किसी बीमार के काम आ जाता अगर आप बाज़ार में छोड़ देते। इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। टेमरा का इंजेक्शन ख़रीद के अगर आप अपनी फ्रिज में रख लेंगे कि कल मुझे शायद ज़रूरत ना पड़े, तो कितने अफसोस की बात है। हमें इन चीज़ों का तो नहीं इस तरह की हरकत करनी चाहिए ना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ार के अंदर हर चीज़ का स्टॉक रहे। और इस वक्त हम वी आर ऑल वर्किंग डे इन डे आउट। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम, दिन रात ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई रात का टाइम दिन का टाइम ऐसा नहीं होता वेन वी आर नॉट कम्युनिकेट कि रात 2-2 बजे हमारी सबकी आपस में फ़ोन पे बात हो रही होती है ताकि हम सिलसिला जो है उसको स्ट्रीमलाइन कर रखें। मैं आखिर में ये बता दीजिए, आखिरी पहले मैं बात कर लूँ कि तो जी। कोरोना के मरीजों की डेथ के हवाले से पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया, इनको गुस्सा नहीं देना, इनको कफन नहीं पहनाना, इनको ताबूत में रखना है। आज एक नोटिफिकेशन आता है कि जनाब इनको गुस्सा भी देना है, इनको कफन भी पहनाना है, इनके लिए ताबूत की भी। मेरा ख्याल है ये आपकी अमीन ये अभी आपको बगैर कफन के दफनाया गया है, वो तो चीखो पुकार करेंगे क्या मतलब।
नहीं, आप देखिए, आप ये सुन लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जी बताइए डॉक्टर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोरोना आपके सामने कोरोना जब से आया है तब से लेके अब तक सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। दुनिया भी जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ें जैसे जैसे सामने नई आती हैं उसके हिसाब से जैसे जैसे नई रिसर्च सामने आती है उस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। इनिशियली जब कोरोना आया तो इट वॉज परसीव्ड कि जो डेड बॉडी है उसकी हैंडलिंग जो है वो अनसेफ हो सकती है, इसलिए एबोला के प्रोटोकॉल के मुताबिक डेड बॉडीज़ को दफनाया गया और ताबूत के अंदर उनको डाल के हमारे उलमा ने इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने इस सूरत हाल की सेंसिटिविटी को समझते हुए एक फ़तवा भी दिया कि ऐसी बीमारी के अंदर तयम्मुम करके मुर्दे को दफनाया जा सकता है इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक। जैसे जैसे सूरत हाल मज़ीद इवॉल्व हुई, रिसर्च मज़ीद सामने आई, तो जितनी भी जो हमारी एडवाइजरी बॉडीज़ हैं उन्होंने एडवाइस किया कि जो डेड बॉडी है वो एज सच कोई वायरस को इमिट नहीं करती या ट्रांसमिट इस तरह से नहीं करती अनलेस उसकी जो सिक्रीशंस हैं उन सिक्रीशंस से कोई शख्स जो है वो बराह रास्त इस तरह से उसको हाथ लगाए कि वो बाद में फिर उसको अपनी बॉडी में ले जाए। तो उसके हवाले से नई एडवाइजरी WHO ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी जारी की, जिसको कि कल हमने अडॉप्ट किया है और फॉलो किया है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें हमने अभी भी ये नहीं कहा कि एहतियात नहीं करनी। जो गुस्ल दिया जाना है वो स्पेशल टीम्स ने गुस्ल देना है, PPEs पहन के देना है। हमारी जो नेक्स्ट SIAC की मीटिंग होगी उसमें हम डिटेल्ड ब्रीफिंग आप लोगों के लिए अरेंज करवाएंगे जुमे वाले दिन, ताकि मज़ीद तफसील के साथ ये बात जो है वो एक्सप्लेन की जा सके। इसमें गुस्ल जो है वो डेडिकेटेड टीम्स दिया करेंगी और वो जेंडर स्पेसिफिक टीम्स होंगी, उसमें फैमिली का मेंबर भी PPE पहन के शामिल हो सकेगा। और उसके बाद जब एक दफ़ा बॉडी को रैप कर दिया जाएगा उसके बाद ताबूत जो है वो ज़रूरी नहीं होगा। पहले तमाम जो बॉडीज़ हैं उनको ताबूत में रख के दफनाया गया है। तो ये एक नई रिसर्च है जो सामने आई है जिसको हमने अडॉप्ट किया है। दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी इनिशियली जो है वो एबोला का प्रोटोकॉल फॉलो किया, बाद में जब रिसर्च सामने आई तो उन्होंने भी ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो हमने उनको उसी तरह से उसी चीज़ को हमने अपनी कैबिनेट कमेटी मेरा ख्याल है जो लेके उसको हमने कल नोटिफाई किया। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक रैपिडली इवॉल्विंग डिजीज़ है, इसके बारे में अभी तक मुकम्मल तौर पे दुनिया में कहीं भी मुकम्मल तौर पे कोई ख़बर नहीं। तो इस वजह से जिस तरह WHO एडवाइस कर रहा था, अब जैसे WHO ने कहा कि आप कर सकते हैं, तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इंशाअल्लाह देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल टीम्स, और जिस तरह बताया आपको सेक्रेटरी साहब ने कि हम आपको पूरा प्रोटोकॉल बताएंगे SIAC के मीटिंग में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाउ डू वी डील विद इट। थैंक यू वेरी मच।